गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी का 5th चैप्टर वाटर शुरू करने जा रहे हैं एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वेल बेसिकली जो कंटेंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो वो ये है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। आई विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज, देन द सर्कुलेशन ऑफ द ओशंस। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमें ये 3 चीजें डिस्कस करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Yeah, well, student, everything about the water. It is one of the most important substance on earth. हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्सटेंस माना जाता है। All plants, animals, they all required water for their survival. Okay, just wait, students. So, students, so water is very essential for us. For the plants and animals, they must have water to survive. Think about the situation. If there is no water, it means there would be no life on earth. मान लीजिए आप उस सिचुएशन की देख लीजिए कि अगर अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर ना हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। उस सिचुएशन में आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते इस अर्थ सरफेस के ऊपर। इसीलिए वाटर जो है ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सटेंस है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। ओके, राइट। अगर हम बात करते हैं वाटर की, वाटर दैट इज सेफ फॉर द ड्रिंकिंग, इट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। मीन्स अगर मैं अर्थ सरफेस की पानी की बात करता हूँ और सरफेस पे हर एक जगह पर आपको पानी ऐसा नहीं मिलेगा दैट इज ड्रिंकेबल। ठीक है, सो वाटर दैट इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, इट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द वाटर साइकिल। मैं वाटर साइकिल के बारे में आपको लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि वाटर का एक सर्कुलेशन चलता है। मीन्स अर्थ सरफेस से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस अर्थ सरफेस पे, तो ये कंटिन्यूटी में एक साइकिल कंटिन्यूटी में चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। So the process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land, it is known the water cycle. वाटर साइकिल की आपको पूरी प्रोसेस का पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर में बिकम वाटर वेपर, when water evaporates then water becomes water vapor। उसके बाद जो वाटर वेपर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं एंड एज द हाइट इंक्रीजेस द टेम्परेचर इज गेटिंग डाउन। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इट कंडेंस एंड कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉप्स। जो वाटर ड्रॉप्स हमारे हैं ये हमारी हवा में तैरते रहते हैं। When the clouds are not able to hold the water drops, then there is a rainfall that is called precipitation, and in this way water comes down on the earth. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल की, ये कंटिन्यूटी में चलती रहती है, ये सर्कुलेशन लगातार चलता रहता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, राइट। एंड इफ यू थिंक अबाउट द मेजर सोर्स ऑफ द वाटर, हम यहाँ पर वाटर को सबसे पहले फ्रेश वाटर की बात करेंगे। So the major source of the fresh water, they are rivers, ponds, springs, and glacier. These are the fresh water, and it can be drink. हम इसे ड्रिंक कर सकते हैं, हम इसे पी सकते हैं। And the ocean bodies and the seas, it contains salty water also. अगर मैं ओशन बॉडीज की बात करता हूँ या समुद्र की बात करता हूँ तो ये सारा का सारा जो वाटर वो है वो हमारा ड्रिंकेबल नहीं है, हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते, हम उसे पी नहीं सकते, बिकॉज दैट इज सेलिन वाटर। वो उसके अंदर साल्टी वाटर है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड एंड यू कैन से कॉमन साल्ट दैट वी ईट। मैक्सिमम जो ये सी के अंदर या ओशन के अंदर मिलता है वो कॉमन साल्ट कहलाता है, सोडियम क्लोराइड कहता है, जिसे हम हर रोज यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो मेजर सोर्स जो फ्रेश वाटर के हैं, these are the rivers, ponds and spring and glacier. But if you think about the oceanic areas and you can see वहां पर आपको जो वाटर मिलता है that is salty water. It contains sodium chloride.
ठीक है, तो दैट इज नॉट अ ड्रिंकेबल वाटर एंड वी कांट यूज इट इन डोमेस्टिक चोर्स आल्सो। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बॉडीज। हम वाटर बॉडीज के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी देख लेते हैं। इफ यू थिंक अबाउट अर्थ सरफेस, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज कवर्ड बाय वाटर। आपने अर्थ का डायग्राम भी देख मीन्स आपने एक पाई चार्ट भी देखा होगा, उस पाई चार्ट में दिखाया गया है कि हमारी अर्थ सरफेस पे 71% में वाटर है और 29% पे लैंड सरफेस एरिया है। सो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज कवर्ड बाय वाटर and we have to think about that water is very absolute essential product and you can say substance for our survival। ठीक है, केवल पानी ही है, जब हम थर्स्टी हो जाते हैं ना तो हमारी थर्स्ट को मिटाने के लिए जो यूज होता है दैट प्रोडक्ट एंड दैट सब्सटेंस इज वाटर। ठीक है, बट उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं, उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हमारे पास तो फ्रेश वाटर की कमी है, हमारे पास तो पानी की कमी है, पानी की कमी है। मीन्स आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर 71% एरिया में मीन्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज कवर्ड वाटर, देन वी हैव लैक ऑफ वाटर। ऑलवेज वी से दिस थिंग, व्हाट डज इट मीन, मीन्स अब इसका यहाँ पर मतलब क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा अर्थ सरफेस का वाटर वो कैसे है। ठीक है, दिस इज नॉट एक्यूरेट फिगर, इट इज नियर अबाउट। इफ वी थिंक अबाउट द अर्थ वाटर, नियर अबाउट 97% it is a saline water and you can say salty water. It can't be used as any purpose like for the drink purpose and for the domestic chores and for the other things. In about 3% water it is fresh water that can be drinkable, you can say. Okay, आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी बुक के अंदर एक टेबल भी बनाई गई है। ठीक है, एंड जो ये हम वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं या वाटर की बात कर रहे हैं वो हमने डिस्कस किया था, तो वहां पर हमारा जो सैलाइन वाटर वो 97.3 ऐसा कुछ परसेंटेज दिया गया है, इसलिए दिस इज मोर देन 97%, आई सेड इट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ये सोल्टी वाटर और फ्रेश वाटर कहाँ पर है, नियर अबाउट मोर देन 97% वाटर जो है वो आपका ओशियनिक एरिया में मिलता है, दैट इज सलाइन इन नेचर। हमारे पास 3% लेस देन 3% हमारे पास बचता है। इनमें से नियर अबाउट 2% वाटर इट इज लोक्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, जो कि बर्फ के रूप में है। जस्ट ओनली वी हैव 1% एंड लेस देन 1% यू कैन से, which is in rivers, lakes, ponds, wells and atmosphere, and it is can be used for all the purposes। अब जो पानी पीते हो, इवन हम जो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हम अपनी गाड़ियों को वॉश करने के लिए यूज करते हैं, अपने जो यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज होता है, वो हमारा जो फ्रेश वाटर है दैट इज बिलो 1%, उसका हम यूज करते हैं। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट देयर इज अ लैक ऑफ वाटर, सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द वाटर। ये दिस इज द रीजन बेसिक। ओके, अभी हमने बात की है सैलिनिटी की। व्हाट डज इट मीन? It is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water। 1000 ग्राम वाटर जो है, ग्राम वाटर जो है, उसके अंदर साल्ट का अमाउंट कितना है वो आपका सैलिनिटी कहलाता है। एंड इफ यू थिंक अबाउट द सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियनिक एरिया दैट इज 35%, राइट। हमने सैलिनिटी की बात की है, जो हमारा सैलाइन वाटर है उसके अंदर 1000 ग्राम वाटर में कितना साल्ट अमाउंट है दैट इज कॉल्ड सैलिनिटी, एंड इन दैट इज एवरेज सैलिनिटी इज इन ओशियनिक एरियाज एंड जोन इट इज 35% per 1000। Ocean water it contains dissolved salt like sodium chloride, that's why it is saline in nature and it can't be used as a drinking water। अगर हम ओशियनिक वाटर की बात करते हैं, हमने कहा कि 97% एंड मोर देन 97% वाटर इट इज इन ओशियंस, बट इट हैज यू कैन से सोडियम क्लोराइड, इट इज सैलाइन इन नेचर एंड कांट बी यूज एज फॉर ड्रिंकिंग। जैसे हम ड्रिंकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, पानी पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके, एक एग्जांपल है डेड सी इन इजराइल, इट हैज द सैलिनिटी 45% per 1000। अभी हमने एवरेज की बात की थी, जितने भी ओशियनिक एरियाज हैं उनमें 1000 ग्राम में एवरेज जो है वो 35% की है। ठीक है, बट अगर मैं बात करता हूँ डेड सी जो इजराइल के अंदर है, वहां पर सैलिनिटी 45% है।
Even swimmer can float in it due to the increased salt content, and it makes it dense. Okay, it's a 1 marks question for you. Now rivers, ponds, springs and glacier, these are the major source of the fresh water. अभी तक हम saline water की बात कर रहे हैं, that is not fit for the drinking. हम अभी तक उस water की बात कर रहे थे. Now we will discuss about the fresh water. तो rivers, ponds, springs, glacier जो हमारे source हैं, these are the fresh water sources. But less than 1% of water on the earth, it is freely available fresh water. Therefore, it must be used in a very careful manner and it should be conserved. And it not should be, it must be conserved. Okay? हमने बात की है कि 97% हमारा, मोर देन 97% हमारा ओशियनिक जोन में है, 2% हमारा आइस कैप में लोक्ड है, लेस देन 1% हमारा रिवर्स, लेक्स, पोर्ट्स वगैरह के अंदर मिलता है, एंड इट इज अ फ्रेश वाटर एंड इट कैन बी यूज इन ऑल थिंग्स. तो हमारे पास लेस देन 1% वाटर है, तो वी शुड कंजर्व इट, हमें इसे कंजर्व करना चाहिए. राइट, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द ओशियन. ओशियन के सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं. ओशियन वाटर मूव्स कंटिन्यूसली unlike the stagnant water pond and lakes. The continuous movement is known as the ocean circulation. तो हमारा ओशन वाटर वो कंटिन्यूटी में सर्कुलेट होता रहता है, मूव करता रहता है. ठीक है, जो कंटिन्यूएंट जो कंटिन्यूसली ये मूवमेंट जो कहलाती है वो ओशन सर्कुलेशन कहलाती है. नॉर्मली हमारी जो मेजर ओशन मूवमेंट्स हैं वो है आपकी वेव्स के रूप में, टाइड्स के रूप में और करंट के रूप में. इन्हीं तीन चीजों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वेव्स. इफ यू थिंक अबाउट द वेव्स, these are formed when the water on the surface of the ocean rise and falls alternatively. मीन्स वेव्स जो होती हैं, जब पानी जो वाटर का वाटर सरफेस का जो पानी है, ओशियनिक सरफेस का जो वाटर है वो लगातार उठता है, चलता है, बहता रहता है, वो आपका वेव्स कहलाता है. इट इज फॉर्म व्हेन विंड स्क्रैप्स अक्रॉस द ओशन सरफेस. तब होता है जब हवा चलती है, तेज हवाएं. तो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, उससे तेज गति में पानी चलता है, एंड देयर इज अ बिगर वेव्स ऑफ द ओशियनिक एरियाज. आप ओशियनिक एरियाज के अंदर बड़ी बड़ी जो लहरें हैं, बड़ी बड़ी जो वेव्स है वो देखने को मिलती है. एन अर्थक्वेक, एनी वोल्केनिक इरप्शंस, और यू कैन से लैंडस्लाइड अंडर वाटर, कैन मूव अ लॉट ऑफ सी वाटर फॉर्मिंग इनॉर्मस सुनामी. इसकी वजह से सुनामी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. सुनामी के बारे में हमने पढ़ा है ना कि मैक्सिमम जो अगर सुनामी की बात करते हैं, सुनामी एक तरीके से एक वॉल होती है पानी की, जो कि हमारे जो कोस्टल रीजन्स में आती है, और ये किसी अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन जो कि ओशियनिक की जोन में होता है, वो की वजह से होता है. और इसकी वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज हैं उसके अंदर फ्लड आने के चांसेस होते हैं. हमारा जो इंडिया है उसके अंदर आप बार बार उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल रीजन है, वहां पर बार बार सुनामी की वजह से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, उन सब चीजों के बारे में सुनते हैं. सुनामी, a Japanese word that means harbor waves. ठीक है, इसे हम harbor waves भी कह सकते हैं. A tsunami is a series of waves that can be more than 100 feet high, and it create destruction in the coastal regions. ठीक है, and due to it there is a huge amount of loss of property and lives. जो सुनामी है, अगर मैं बात करता हूँ, ये सीरीज ऑफ वेव्स है जो कि नियर अबाउट 100 फीट हाइट की एक ऊंचाई होती है, जो कि आसपास कोस्टल एरिया के आसपास में आ जाती है, जिसकी वजह से फ्लड के चांस होते हैं और वहां पर प्रॉपर्टी एंड लाइफ का लॉस होता है. एंड दिस इज क्रिएट ड्यू टू अर्थक्वेक इन द वाटर सरफेस या अंडर वाटर. ओके, तो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ दिस इज द ओशियनिक सर्कुलेशन ड्यू टू वेव्स. Now let's think about a tsunami and other things. Tsunami that struck South and Southeast Asian coast in 26 December 2004 in the Indian Ocean, it caused huge damage. The wave was the result of the earthquake having its epicenter. अभी epicenter क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पर आता है. आप सबने earthquake के बारे में पढ़ा होगा.
उसमें आपने देखा होगा एपिसेंटर होता है, एक फोकस होता है। जो एपिसेंटर जो होता है, उस एपिसेंटर के ऊपर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की वजह से हमेशा डैमेज होता है। तो जो इसका एपिसेंटर था वो था क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा, इंडियन ओशन के एरिया की बात कर रहा हूँ। और जो मैग्नीट्यूड यहाँ पर माना गया है रिक्टर स्केल में, वो माना गया था उस अर्थक्वेक का 9, मींस इट्स अ हाईएस्ट। इट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ नियर अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड थी वो नियर अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर की थी। इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सब कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्शन इसकी वजह से देखने को मिला। ये सुनामी जो आई थी वो 26 दिसंबर 2004 का एक एग्जाम्पल जगह है जो कि इंडियन ओशन के अंदर आई, जिसकी वजह से इन सब देशों के अंदर प्रॉब्लम आई। इंदिरा पॉइंट, अब लिसन स्टूडेंट इट वेरी केयरफुली। एक समय ऐसा था कि हमारे इंडिया का सबसे साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट था इंडियन यूनियन का, वो था अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो इंदिरा पॉइंट था वो। एंड ड्यूरिंग द सुनामी ऑफ 2004 इट वाज टोटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, ये पानी में डूब गया। हमारी इंडियन यूनियन, अब इंडियन यूनियन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इंडिया का पार्ट प्लस उसके जो आइलैंड ग्रुप्स हैं लाइक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सारा का सारा इंडियन यूनियन में आता है। और हमारा सबसे साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट था इंडिया का, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, वो अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर जो एस्टेब्लिश था, वो इस 2004 की सुनामी के अंदर पानी में डूब गया। इसके अलावा कोस्टल एरियाज ऑफ द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, केरला एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, they were greatly affected by it. It's an adverse impact on these areas. Huge amount of wealth, lives and property, there is a loss. काफी मात्रा में लॉस हुआ। Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activities is less as compared the Pacific Ocean. अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करता हूँ वहां पर ज्यादा अमाउंट होता है, बट सुनामी जो इंडियन ओशन में है बहुत ही कम देखने को मिलती है। बट इट इज अ वेरी वर्स्ट एग्जांपल ऑफ सुनामी एंड दैट इज इन 26 दिसंबर 2004 जो कि इंडियन ओशन में हुआ था, जिसकी वजह से ह्यूज डैमेज हुआ था। ये सबसे वर्स्ट एग्जांपल है सुनामी का। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ओशन एंड द सेकंड पॉइंट इज टाइड्स। टाइड्स के बारे में देख लेते हैं। Tides are formed by the rising and falling of the sea due to the attraction of the moon and the sun. अगर मैं टाइड्स की बात करता हूं, समुद्र का पानी ऊपर उठता है और नीचे गिरता है ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सब पढ़ते हो, यू कैन से इट, ठीक है, वो आपका टाइड कहलाता है। When the sea reaches its lowest level, recedes from the shore, it is known as a low tide. इसे लो टाइड कहा जाता है। And when it comes further up the shore, after reaching the highest level, जब ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, इसे हाई टाइड कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर डेफिनेशन पता होना चाहिए कि लो टाइड क्या है और हाई टाइड क्या है। When sea reaches at its lowest level, जब वो अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, recedes from the shore, इसे हम लो टाइड कहते हैं। बट जब ये फर्दर हाईएस्ट पहुंच लेवल पे जाता है, उसे हम हाई टाइड का नाम देते हैं। द सन, मून एंड द अर्थ, they are in the same line on full moon, and you can say new moon days. On full moon day, the earth is between the sun and the moon. यहाँ पर फुल मून डे की बात कर रहा हूँ। उस वक्त क्या होता है, अर्थ जो होती है वो सन और मून के बीच में होती है। और न्यू मून डे के अंदर क्या होता है, द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन। उस वक्त क्या होता है, मून जो होता है वो अर्थ और सन के बीच में होता है। इन बोथ केसेस में, चाहे फुल मून की बात करें चाहे न्यू मून की बात करें, in both these cases the gravitational pull of the sun is addition to the gravitational pull of the moon on the earth. It causes the ocean to bulge a bit more than usual. मीन्स उस सिचुएशन क्या होता है कि जो समुद्र का पानी है वो आमतौर पर जितना उठता है उससे ज्यादा उठता है, जिसकी वजह से हाई टाइड्स क्रिएट होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हाई टाइड क्रिएट्स होते हैं। मीन जो एवरेज होता है ना, एवरेज होता है उससे भी ज्यादा टाइड क्रिएट होते हैं। These tides which occur twice each month
आर नोन स्प्रिंग टाइड्स। इनमें से कुछ टाइड ऐसे होते हैं जो कम से कम मतलब कि हर महीने में 2 बार होते हैं, वो आपके स्प्रिंग टाइड कहलाते हैं। बट आपका पता होना चाहिए कि फुल मून डे पे क्या होता है और की सिचुएशन क्या होती है। फुल मून डे की सिचुएशन में होती है अर्थ जो होता है वो सन और मून के बीच में होती है। न्यू मून डे के दौरान में जो मून होता है वो अर्थ और सन के उसमें होता है। दोनों ही केस में जो ग्रेविटेशनल जो पुल होता है सन का वो बहुत ज्यादा हाई होता है। उस सिचुएशन में जो ओशियनिक वाटर है वो अपनी जितना भी नॉर्मल एवरेज पर हाइट होती है उससे भी ज्यादा हाइट पे उठता है, जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है। When are the moon and sun form a right angle, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। मून और सन जो होते हैं वो राइट एंगल बनाते हैं। ओशियन वाटर गेट्स पुल्ड डायगोनली, ह्यूज अमाउंट में ओशियन वाटर जो होता है ऊपर उठता है, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट इन हाई टाइड्स बीइंग अ लिटिल लोअर एंड लो टाइड्स गेटिंग अ लिटिल हायर देन एवरेज। एवरेज से वो हाई होते हैं। इस टाइड को आप नीप टाइड का नाम देते हो एंड इट इज अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। मून जो होता है उसके थर्ड और फोर्थ सॉरी फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर के दौरान में ये क्रिएट होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द हाई टाइड्स द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर राइजेस। हाई टाइड के दौरान में क्या होता है जो शोर से मीन्स किनारों से लगता हुआ जो पानी होता है उसका की हाइट बढ़ जाती है। दिस हेल्प द शिप्स इन नेविगेशन, ये नेविगेशन में हेल्प होता है एंड टू अराइव एट द हार्बर मोर इजिली। और इसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं जो आसपास के जो पोर्ट एरिया होता है या हार्बर एरिया होता है वहां पर जो शिप है आराम से पहुंच जाते हैं। हाई टाइड्स आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द फिशरमैन, इजिली वो आसपास के एरिया में जो मीन्स जो समुद्र के किनारे पर जो फिशेज होती है उनको पकड़ने में बड़ा इजी रहता है। तो इट इज बेनिफिशियल फॉर द फिशरमैन आल्सो। इन सम प्लेसेस दिस राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स, इसका बेनिफिट हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। हम क्या करते हैं हम एक तरीके से एक मीन्स गेट तैयार करते हैं कि जैसे ही हाई टाइड होता है पानी जो होता है उन गेट्स के अंदर से एंट्री करता है, वो गेट बंद हो जाता है, उसके बाद वो घूमता हुआ टर्बाइंस को घुमाता है और उसकी वजह से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जो ये टाइड है ना इसका बेनिफिट भी हमें, एक तो हमारा नेविगेशन में बेनिफिट है शिप नेविगेशन में, दूसरा बेनिफिट फिशरमैन्स को है, दे कैन कैच द फिशेज। ठीक है। और तीसरा जो होता है इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिशियल आल्सो। इससे हमारा इससे अगर हम बात करते हैं अगर इससे कोस्टल एरिया में थोड़ा सा डैमेज होता है तो इसका दूसरा बेनिफिट भी होता है। नाउ थर्ड वन दैट इज ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स को देख लेते हैं। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर flowing constantly on the ocean surface in specific direction। ओशियन करंट्स जो होते हैं वाटर का जो फ्लो जो होता है ओशियनिक वाटर का जो फ्लो होता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जो पानी का बहाव जो ओशियन वाटर का जो बहाव एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है दैट इज कॉल्ड ओशियन करंट्स। करंट इज लाइक अ ह्यूज रिवर विद इन एन ओशियन, जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लगातार चलता रहता है। दे आर कोज्ड ड्यू टू विंड्स। ठीक है। या इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। मतलब जो हमारा ओशन करंट बनता है वो ओशन करंट हमारा किसकी वजह से चलता है, या तो विंड की वजह से चलता है या उनके बीच का जो टेम्परेचर है वाटर टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी वजह से होता है या सैलिनिटी की वजह से होता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वास्ट अमाउंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर फाउंड इन द अर्थ्स ओशन। मीन्स इन तीनों की वजह से मीन्स टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से सैलिनिटी की वजह से या विंड की वजह से जो हमारा ओशियनिक जो वाटर की मूवमेंट होती है वो आपका ओशियन करंट कहलाता है और ये इन तीनों की वजह से होता है। ओशियन करंट आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी वार्म करंट मे बी कोल्ड करंट। अगर मैं वार्म करंट की बात करता हूँ इक्वेटर जोन का जो इक्वेटर जोन से आपका जो मान लीजिए इक्वेटर से आने वाला जो पानी है जो करंट आएगा वो आपका मीन्स पानी का बहाव होगा वो आपका वार्म करंट होगा, और जो पोलर रीजन से आएगा वो आपका कौन सा होगा कोल्ड करंट होगा। तो ओशियानिक करंट यहाँ पर करंट का मतलब है पानी का बहाव, पानी की जो लहरें होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो दैट कैन बी अ वार्म करंट दैट कैन बी अ कोल्ड करंट आल्सो। ठीक है। द वार्म ओशियन करंट लाइक द गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड इट मूव्स टुवर्ड्स पोल्स। एंड अगर मैं कोल्ड ओशन करंट की बात करता हूँ
Labrador current carry water from the polar region towards the equator. वो आपका कोल्ड करंट है। अभी मैंने आपसे ये बात डिस्कस की है ना कि वार्म करंट और कोल्ड करंट होते हैं, मीन्स दो प्रकार का करंट होता है, ठीक है। मीन्स जो इक्वेटर से आपका आएगा, इक्वेटर की तरफ से आपका मूव करता है, ठीक है, वो आपका वार्म करंट होता है, और जो आपका पोलर रीजन की साइड से करंट चलता है दैट इज कोल्ड, आपका कोल्ड करंट कहलाता है। The temperature conditions of the sea are also influenced by the ocean current also. अभी हमने ऊपर बात की है ना, जो टेम्परेचर है, ठीक है, किसी भी एरिया का, वो आपका ओशन करंट को प्रभावित करता है। कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्ड एंड वार्म करंट ब्रिंग्स वार्म टेम्परेचर ओवर द सरफेस ऑफ द लैंड। लैंड के सरफेस के ऊपर वैसे ही होता है। सी अराउंड द जापान and the eastern coastal area of the North America. These are the example of the areas where the warm and the cold current meets. और ये जो एरिया होता है सबसे ज्यादा मछली इसी एरिया में मिलती है। मीन्स वो जोन जहां पर आपका वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मीट करता है, वहां पर सबसे ज्यादा जो फिशिंग होती है वो वहां पर आपको देखने को मिलती है। जापान का जो एरिया है या ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ये एग्जांपल है जहां पर आपका वार्म और कोल्ड करंट दोनों आपस में मिलते हैं, और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है जहां पर आपको फिशिंग के लिए बेनिफिशियल होता है। नाउ दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क द क्वेश्चन।